तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट देखे थे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसके थ्रू कुछ और आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -15 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। 10 माइक्रोकूलम है जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है, और -15 माइक्रोकूलम है जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है। तो आपको बोल क्या रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। अब समझिए डाटा किस फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में ही फोर्स निकालने बोलता तो कोई डायलेमा नहीं था, हम लोग वेक्टर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन वो डाटा दिया है वेक्टर फॉर्मेट में और पूछ रहा है क्या मैग्नीट्यूड। तो एक मेथड तो क्या है कि आप वेक्टर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लगाइए और वेक्टर फॉर्मेट में आंसर ला करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। रीजन वेक्टर फॉर्मेट जब मजबूरी हो तब करते हैं यूज, समझ आ रहा है क्यों? तो वो टाइम टेकिंग ना होता है जी। और बोर्ड के एग्जाम में तो बच्चा कैसे भी बनाएगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है आपको कि वेक्टर फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आपको ऑप्शन वेक्टर फॉर्मेट में ही रहता तब क्या करते, मैग्नीट्यूड निकालते, तब तो वेक्टर फॉर्मेट वाला ही यूज करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा जब तो डाटा वेक्टर फॉर्मेट में भी देगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, स्केलर फॉर्मेट वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये नहीं कि डाटा वेक्टर में दिया तो वेक्टर फॉर्मेट में यूज करना, और डाटा स्केलर माने स्केलर फॉर्मेट में दिया तो स्केलर फॉर्मेट में यूज करना, ऐसा नहीं। जो पूछा है उसके बेसिस पर चलना। क्लियर हुआ? तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है फोर्स के, तो आप वेक्टर के तरफ से भी वेक्टर फॉर्मेट में ला करके फोर्स को उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले सकते थे, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसीलिए दिया गया है क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं कि डाटा वेक्टर फॉर्मेट में देना तो कुछ भी कहना पूछने तो वेक्टर ही यूज कर देना ना। बोलो यार, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर एक जगह पर कितना है 10 माइक्रोकूलम और एक जगह पर कितना पता नहीं कहां पर है, लेकिन होगा कहीं पर 15 माइक्रो -15 माइक्रोकूलम। तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर है तो आपको बताया गया था ना कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा 2, 3, 0 और कोऑर्डिनेट ऐसे रहेगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखाएगा, पोजीशन वेक्टर ऐसे रहेगा तो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखाएगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आर निकाल सकते थे। अरे मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ का वैल्यू होगा k q1 q2 r स्क्वायर। r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दो पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप नहीं निकाल दीजिएगा डिस्टेंस डायरेक्ट, i के वाला को घटा दीजिएगा, j के वाला घटा कर। तो एक यूजुअली हम ये बताना चाह रहे हैं, यानी कि मैंने याद दिलाना चाह रहे थे कि अगर ये वाला पोजीशन वेक्टर है जिसको कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख देंगे, ये वाला पोजीशन वेक्टर है जिसको कोऑर्डिनेट में कैसे लिख देंगे, 8 -7 जी। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसके बीच का अगर दूरी हमको निकालना रहेगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस में किसी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना रहेगा तब हम लोग हेड और टेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऐसे क्या है कि डिस्टेंस में किसी से घटा देंगे, इसमें से इतना दिया था 6 ना हो गया, तो 6 हुआ तो कितना हो गया, 36 हो गया। और अच्छा ऐसा करते हैं कि डाटा थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान कर देते हैं डाटा। तो इसको जान करके हम -5 कर दे रहे हैं ताकि यहाँ कैलकुलेशन में तुम नहीं उलझो। चलो इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा हुआ तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। ये हो गया 10 पक्का पक्की निकल गया, इसलिए ऐसा कर देंगे। तो f का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो k का वैल्यू 9 × 10 वाला 9 q1, तो q1 का वैल्यू दिया है 10 माइक्रो इनटू क्या यहाँ पर पुट करोगे, -15 माइक्रो पुट करोगे या 15 माइक्रो पुट करोगे, 15 माइक्रो क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड तक पहुंचना है। ये कितना हो जाएगा 15 माइक्रो बाई r स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना दिया, अच्छा यहाँ नहीं तो 10 का स्क्वायर हो गया 100
इसी को डील कर लेंगे हम। तो ये वाला कितना हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 10 to the power -12 और 9 10 to the power -3 हो गया। ये वाला 10 to the power -3 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -4 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 15 into 9 तो 135 into 10 to the power -4 न्यूटन। यही वाला फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अगर यहाँ पर 1.3 करना है, 1.35 करना है तो हम कर दीजिएगा जो भी। क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? कोई ऐसे भी कर सकता था कि पहले इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता और उसके बाद लगाता k q1 q2 by r cube into r वेक्टर, लेकिन वो लेंथी हो जाता। तो हम बस इस एग्जांपल से यही बताना चाह रहे हैं कि डाटा वेक्टर फॉर्मेट में दे, स्केलर फॉर्मेट में दे, उससे मतलब नहीं, जो निकालने बोलेगा ना उसके हिसाब से सोचिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा कि तुम वेक्टर फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो चलिए अब इस क्वेश्चन के हेल्प से कुछ समझिए। हर क्वेश्चन के हेल्प से कुछ ना कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे क्या दिया देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पूछना चाहिए। देखिए आप क्या दिया है कि फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू बॉडी सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स का है निकालने के लिए तो क्या होगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा? तो ये इसी के लिए ये वाला एग्जांपल दिया गया है। आ जाएगा ना तो दिमाग ब्लैंक कर जाएगा का ये, क्योंकि हम लोग को आदत क्या रहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए कहा है तो आप डाटा खोजिएगा कि नहीं खोजिएगा। तो आपको फोर्स निकालना है k q1 q2 by r स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है k के बारे में पता है, q1 q2 के बारे में पता है, तो हो सकता है कि दिमाग ब्लैंक कर जाए। तो देखे हुए रहिएगा तो क्लिक कर जाएगा दिमाग। तो यहाँ समझिएगा, तो F इलेक्ट्रिक वाला जो होगा वो किसके बराबर होगा, k q1 q2 by r स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपको अगर ये चाहिए मिनिमम, यहाँ देखिएगा, ये आपको अगर मिनिमम चाहिए तो ये मिनिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये मिनिमम कब होगा? तो इसका डाटा तो दे दिया, इसका डाटा दे दिया, इसका मतलब ये वाला मिनिमम हो, मतलब q1 q2 क्या हो, मिनिमम हो। और q का मिनिमम वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज के बराबर हो सकता है या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है। तो यही डाटा इसमें छुपाए हुए हैं। तो वहां पर क्या होगा, करें यार इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो q1 q2 के बारे में तुमको पता ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में क्या है कि सोचने का टाइम नहीं, दिमाग क्लिक किया, बना गया, दबाज आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये समझिए कि कभी मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कह देगा और q को छुपा देगा, तो आपको इसका मतलब समझ जाना है कि q मिनिमम रहेगा तब तो ये मिनिमम होगा। हम ये नहीं बोल रहे हमेशा मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला रहेगा तो यही बोलोगे, यही करोगे। इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब होगा, जब q1 q2 वैल्यू ज्यादा दे दोगे, मतलब q1 q2 का मिनिमम वैल्यू दोगे तो q1 q2 का मिनिमम वैल्यू कितना, 0 दे दोगे, तो वो चार्ज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस या माइनस जो भी समय डाटा यहाँ छुपाए हुए, तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है। तो F मिनिमम बिटवीन टू बॉडी, अरे बोलो यार, ये k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9 into q1। तो q1 का वैल्यू होगा 1.6 into 10 to the power -19 और q2 भी उतना ही होगा क्योंकि मिनिमम निकालना है बाय r स्क्वायर। का r का डाटा दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा अगर बोलता कि सेकंड मिनिमम फोर्स निकालिए तो कैसे निकलता है? ये तो फिक्स किए हुए, तो सेकंड मिनिमम में क्या होगा कि एक अगर e होता तो दूसरा 2e के बराबर हो सकता था। अरे वैसा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये पूछेगा, एक बात बताया, थर्ड मिनिमम पूछेगा तो पहला मिनिमम सबसे मिनिमम हो जाएगा e, सेकंड मिनिमम क्या होगा बताओ तो 2e और 1e, थर्ड मिनिमम क्या होगा 2e और 2e। तो वो सब नहीं पूछेगा, पूछेगा यही वाला, हम खाली कैसे ही बता रहे हैं। तो ये वाला क्या होता है ना कि एक जब दिखता है दिमाग ब्लैंक कर जाता है, ये देखा हुआ रहेगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। समझ में आया क्या बोलिए? हर क्वेश्चन का टाइप आपको दिखा दिया जाएगा, आप ध्यान रखना आपका काम है, आंसर नहीं रख लीजिएगा 135 into 10 to the minus 4। सर वैसे नहीं करिएगा, टाइप ध्यान रखना है कि अच्छा इस टाइप का होता है।
यहाँ देख लीजिए, ये हो गया 9 और ये वाला कितना हो गया 2.56। और बोलिए जी, ये हो गया 10⁻38, ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻29। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कितना न्यूटन, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो इसके हेल्प से क्या समझाए हम कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा फोर्स का तो डाटा वेक्टर फॉर्मेट में देता है, स्केलर फॉर्मेट में देता है, यूज करना है स्केल वाला कंपटीशन में। और बोलो जी, बोर्ड में बनाना हो तो ज्यादा बेहतर क्या है वेक्टर फॉर्मेट, बोर्ड में लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, वहाँ टाइम बहुत है, सुतिए बनाइए ये सब नया क्या होगा। और ये वाला सब नया क्या होगा कि अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा निकालने के लिए इस मैंने आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग सर नया क्या बोलिए, ये वाला हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि टू बॉडीज आर रब एंड सेपरेटेड बाय 10 मीटर, फाइंड चार्ज ऑन बॉडीज इफ दे एक्सपीरियंस 10 माइक्रो न्यूटन फोर्स। तो दो बॉडी को तुम रगड़ दोगे तो याद आया कि फ्रिक्शन का कुछ कहानी था, तो दो बॉडी को रगड़ोगे तो दोनों चार्ज को क्या करेगा कि छुपाए हुए रहेगा। तो अगर जो बच्चा यहाँ मान लिया एक पर Q1 दूसरा पर Q2 सब क्वेश्चन डील नहीं होगा। वहाँ क्या बताया था कि फ्रिक्शन वाला का क्या होता है केस कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बोलो यार। तो आपको बोल रहा है क्या कि चार्ज बताना, एक चीज समझना जी, आपको रगड़ दिया फोर्स के बारे में बात कर रहा है और चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज कैलकुलेट नहीं करना, फोर्स के बारे में बात किया तो फोर्स वाला ना लिखोगे, चार्ज खुद का खुद आ जाएगा। बच्चा सब में यही प्रॉब्लम होता है कि चार्ज कैसे निकाले तब गड़बड़ा दे है क्या कि आपको फोर्स के बारे में बात कर दो को रगड़ेगा, फोर्स के बारे में पूछता या डाटा दिया हम लोग लिखेंगे तो फोर्स वाला फॉर्मूला। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर F का वैल्यू लिखिएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो होता है। तो F का वैल्यू कितना दिया है 10 माइक्रो न्यूटन दिया है, न्यूटन ऐसा हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हम तो नहीं लिखते हम लोग। तो 10 माइक्रो हो गया ये K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ इनटू, अब जो बच्चा इसको अलग मानेगा तो उससे डिले नहीं होगा। तो ये समझना आ रहा है कि अगर एक पर Q होगा तो दूसरा पर माइनस Q होगा, और चूंकि आप लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड कर पाते हैं तो यहाँ पर एक का Q लिखेंगे तो दूसरा पर होगा माइनस Q, लेकिन उसको भी Q ने यहाँ लिखिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है बाई R स्क्वायर तो 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q स्क्वायर वो हुआ ना जी, तो इसको इधर पे देखें 10 माइक्रो 10⁻⁻6 तो ये हो गया 10⁻⁵, ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ये हो गया 10⁻⁻3 और इसको इधर कर करके के ऊपर करिएगा तो 10⁻⁻12। अरे ये 9 आएगा तो 10⁻12, ये वाला नीचे आएगा तो 10⁻, डायरेक्ट एक के बाद मत कर दो, चलो लिख लेते हैं 10⁻12/9, एक ही बात में होता है ना। चलो अरे ये कैलकुलेशन एक कर दीजिए तो Q का वैल्यू कितना हो गया 1/3 into 10⁻⁻6, इतना कूलम सब ऐसा भी पहले हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकता है Q का वैल्यू 0.33 माइक्रो कूलम। तो दोनों पर इतना ही चार्ज है, एक पर है कितना चार्ज प्लस 0.33 माइक्रो कूलम और दूसरे पर कितना होगा माइनस 0.33 माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है समझ में आया क्या सिखाने के लिए कि अगर जो फ्रिक्शन वो देखो है क्या बताए थे पढ़ाते वक्त कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बॉडी में हर चीज जो चार्ज पढ़ाए थे ना जी आपको, हर चीज है जो कि अपना प्रॉपर्टी रखे हुए रहता है, जिसको नहीं याद रहेगा कि फ्रिक्शन में इक्वल और अपोजिट होता है तो क्या होगा बनेगा ये वाला सवाल उससे नहीं बनेगा। ये समझ में आया क्या हुआ? अरे बोलो जी, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा कि रिपेल कर रहा होगा? बताओ तो फ्रिक्शन में जब भी बॉडी को मतलब रगड़ोगे तू ऐसे ब्रेक करोगे तो अट्रैक्ट करेगा तो इक्वल अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल के कारण अट्रैक्ट कर रहा है अपोजिट चार्ज के कारण हो रहा है। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? तो हर एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब यहां से देखना जी, एक्चुअली ये कैलकुलेट किया जाता है लेकिन ये डाटा दे करके सबसे पहले तो इस डाटा को तुम याद मत करना, डाटा को याद नहीं करना, बस केवल एक व्यू आपके सामने रखा जा रहा है कि आपके
दिमाग में आगे क्या चलना चाहिए। जैसे कि आपको बोल दिया कि दो प्रोटॉन के बीच में क्या फोर्स लगेगा, तो दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा क्या कर रहा है कि दोनों कैलकुलेट करना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसके हेल्प से आपको कुछ समझाया जा रहा है, तब हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचे। तो देखो है क्या ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा? K E into E by R स्क्वायर, और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो G M1 into M2, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास रखोगे by R स्क्वायर, तो रेशियो लोगे तो R स्क्वायर कट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आगे हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जब रेशियो लीजिएगा तो इतना आता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स ज्यादा, 10 टू पावर 39 तुम सोच नहीं सकते हो, इतना ज्यादा। और तुम किसी को 100 रुपया दो और 1 रुपया नहीं देगा तो तुम गुस्साओगे? नहीं गुस्साओगे। और यहाँ पर तो क्या है कि 10 टू द पावर 39 उतना अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इतना रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 रहेगा। तो रुपया पहले ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। पहले बोलने दो उसके बाद बोलना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ये समझ में आ रहा कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? यहाँ K Q इनटू बाय R स्क्वायर होगा, यहाँ G M1 इनटू बाय R स्क्वायर होगा, रेशियो लीजिएगा तो ये चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत ज्यादा ना है, बहुत 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 ज्यादा। इसका क्या मतलब आप समझे कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेगा, सिंपल बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या 1 kg 2 kg कभी भी, समझ आ रहा है कि नहीं? रेयर केस में एक आध पर देख लिया था, ऐसे सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अगर आपसे दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स पूछेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, या चार्ज वगैरह दे दिया, अरे बोलो जी, आप फोर्स पूछेगा तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, केवल किसका चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का। समझ आ रहा है कि नहीं? रेयर केस में एक आध पर क्वेश्चन के इंटेंशन से ही पकड़ा जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि पकड़ा जाएगा कि ग्रेविटेशनल को भी काउंट करना। जैसे कैसे समझो, बोला है कि एक चार्ज को यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है। अब बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई नीचे लगेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब नीचे में कोई नहीं दिया, इसका मतलब एमजी वाला काउंट होगा। तो बच्चा के दिमाग में क्या क्लिक करता है? करे आप तो पहले बोले थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स को देखेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं देखेंगे। वो क्वेश्चन के इंटेंशन से पता चल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? इक्विलिब्रियम बन जाता है तो आप पता चल जाएगा। अदरवाइज दो बॉडी के बीच में, चार बॉडी के बीच में केवल फोर्स क्या निकालने के लिए तो ग्रेविटेशनल को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, केवल किसको देखेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स को देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इक्विलिब्रियम वगैरह होता है तो एक केस थोड़ा सा दिमाग में जाना चाहिए, तो वो देखते 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 आपको पकड़ाने लगेगा कि कब ग्रेविटेशन को देख रहा है, कब ग्रेविटेशन को नहीं देख रहा है। लेकिन अगर दो के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के निकालने के लिए या नेट फोर्स के निकालने के लिए तो ग्रेविटेशन वाला को काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटेशन वाले के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है कि ना? ठीक उसी ढंग से तुम देखोगे तो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इतना, ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? फर्मी मीटर के रेंज में होता है रेडियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में अगर तुम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे दो प्रोटॉन के बीच में तो कितना होगा? 230 न्यूटन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? याद नहीं करना कुछ, इसमें एक भी डाटा याद नहीं करना, वो बस केवल आपको इसके हेल्प से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब बात होता है ना तो क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को केवल कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल को नहीं। रीजन तो ग्रेविटेशनल बहुत 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 कम होता है। समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर में ये दिया हुआ है, अगर दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे तो 230 न्यूटन होता है एप्रोक्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो देखो कितना 1.9 into 10⁻³ माने कुछ है ही नहीं। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मिलियंस 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 टाइम्स ज्यादा है। ऐसा क्यों बोले? ताकि तुम फील कर सको। हैं?
और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बहुत कम है, इसके रिस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा है जी। 10⁻40 की तरफ अप्रोक्स जा रहा है। वो हम बात बता रहे हैं आपको, समझ आ रहा है? या फिर एक शब्द कि इसके बराबर एक तरह से हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है एक तरह से। तो मिलियंस में कितना होता है? 10⁻6 ना होता है। तो अगर 6 बार तुमको मिलियंस बोलना पड़ेगा, इतना टाइम से ज्यादा। माने बस इसके हेल्प से आपके दिमाग में केवल एक बात बैठाया जा रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपका दिमाग चले तो ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 कम होता है, इसलिए उसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। हाँ, आगे रेयर केस में कभी बोलेगा इक्विलिब्रियम में है या ये है, तो क्वेश्चन के इंटेंशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं रहा, इसका मतलब कोई है जो कि नहीं दिख रहा है। तो उस रेयर केस में एक आध बार ग्रेविटेशन को क्या किया जाता है? सोचा जाता है। समझ आ रहा है कि ना? उसमें भी इक्विलिब्रियम वगैरह रहेगा तब दिखता है वो सब। अरे बोलो यार, ऐसे कहेगा कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में ग्रेविटेशन के बारे में हाँ नहीं आना चाहिए विचार। समझ आ रहा है कि नहीं? केवल किसके बारे में आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो इसका एक भी चीज तुमको याद नहीं करना, बस इतना से कंक्लूजन यही ड्रॉ किया गया कि कभी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर फोर्स को देखना रहेगा तो हम लोग ग्रेविटेशन को नहीं देखेंगे, केवल किसको देखेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स को देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि इतना क्वेश्चन कराया गया, तब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको लग रहा होगा कि नहीं ग्रेविटेशन वाला फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम लोग क्या कैलकुलेट किए? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत कम है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स और कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। समझ में आया क्या बोले? तो क्या ये डाटा याद करना है? एकदम नहीं याद करना, बस केवल इसके हेल्प से बताया गया। ये समझ आ रहा है क्या? तो अगर उतार लिए तो ठीक है, नहीं भी उतारते तो बस केवल एक पॉइंट ये लिख लिया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। सिंपल लाइट में हम ही नहीं बोल रहे दो ब्लैक होल के बीच में उसका मास ही इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा हो। सिंपल जो लाइट में जो यूज होता है, कहीं भी ब्लॉक पर चार्ज रखा हुआ है, समझ आ रहा है कहीं सब केस में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेट फोर्स भी रहेगा निकालना तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स को ही देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं देखेंगे, तो वो बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो है उसको उतार दीजिए। उसके बाद आप फिजिक्स क्लास में क्या पढ़ाए? कूलॉम का वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा दिए थे ना, और अब इसके बाद आगे डील करें उतारिए। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? कूलॉम्स लॉ में क्या होता है ना कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स करते हैं, ठीक है? अब दो चार्ज से ज्यादा रहेगा, अभी भी पॉइंट ही चार्ज रहेगा, बड़ा चार्ज रहेगा तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। दो पॉइंट चार्ज से जब ज्यादा चार्ज रहेगा तब फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखो ये क्या है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप खुद ही समझ जा सकते थे बिना इसके भी, लेकिन देख लीजिए। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है? इस टाइप से ये Q4 है, ऐसे करके बहुत सारा चार्ज है, Qn है, बहुत सारा चार्ज है। तो बोल क्या रहा है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कि इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड नहीं करेगा किसी के भी रहने से। पहला चीज तो ये बोला कि इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो दूसरा है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? दूसरा क्या बोला कि अगर इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो पहले सब के कारण इंडिपेंडेंटली फोर्स उस पर दिखाइए और उसके बाद क्या करिए? रिजल्टेंट ले लीजिए। तो कॉमन बात आपको लग रहा होगा, अरे बोलो यार, तो यही चीज है कि अगर आपको इस पर फोर्स देखना है तो ये अपने आप पर नहीं लगाएगा।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस पर फोर्स देखना है तो इसको छोड़ करके बाकी सब लगाएगा, और अगर बाकी के कारण आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके कारण इस पर कैलकुलेट करें तो उस समय इसको नहीं सोचना है, इसके कारण इस पर कर रहे हैं तो इसको नहीं सोचना है। तो सबको इंडिपेंडेंटली देख करके इस पर फोर्स दिखा दीजिए और रिजल्टेंट ले लीजिए। तो चल रहा है, क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इस चीज को आप समझिएगा। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोला? पहला कि एक पर दूसरा फोर्स लगाएगा वो तीसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, और अगर किसी पर नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो सब के कारण इस पर दिखा देंगे और नेट रिजल्टेंट ले लेंगे। तो चल आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? और इसमें एक चीज ये समझना है कि जितना भी चार्ज रहेगा तो एक कम फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि ये अपने पर तो नहीं लगाएगा जी। तो ये बहुत जगह पर क्या होता है ना कि बच्चा से फोर्स ही छूट जाता है गलती से, तो वो छूटने का चांस ही नहीं है। अगर आपको 3 चार्ज दिख रहा है तो हर हालत में किसी पर फोर्स देखिएगा तो दुइये को लगेगा, बाकी वाला लगाएगा। बस यही क्या लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो है क्या कि इस पर इसके कारण मान लो कि लग रहा है F4 वेक्टर लग रहा होगा, इसके कारण चलो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, F2 वेक्टर लग रहा होगा, इसके कारण जो मान लेते माइनस में F3 वेक्टर लग रहा होगा, इसके कारण जो जिधर भी लग रहा होगा Fn वेक्टर लग रहा होगा। ये बात समझ आ रहा है? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स ऑन Q1 ये बराबर हो जाएगा सब के कारण जो देखिएगा उसका क्या करिएगा, रिजल्टेंट लीजिएगा। ये समझ आ रहा है? तो वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखने का मतलब होता है कि रिजल्टेंट लेना, जबकि प्रैक्टिकली हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना आपको बताया ही है। अरे अगर आइटम जैकब के कैट बैठता तो जी सीधे जोड़ देंगे, लेकिन क्या करेगा आइटम जैकब के कैट में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? एक बात सबके कारण दिखाएंगे, रिजल्टेंट लेना सिखाया है ना जी। बस इसी जगह के लिए हम आपको बोल रहे थे, ऐसा नहीं, ऐसा तो बहुत जगह पर मिलेगा, लेकिन इसी सब जगह पर क्या होता है कि बच्चा रिजल्टेंट निकालने में ही फंसा हुआ है। तो वो फंसना में आपको बताया तो स्मार्टली कैसे डील करते हैं। तो अब देखो तुरंत सवाल डील होगा। अगर रिजल्टेंट वाला मान लिया कि जिसको दिक्कत लगेगा वेक्टर में, तो यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेटर कर रहा है, कंपोनेंट तोड़ रहा है, समापन कर रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं अपने ही क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे Q है और चलो मान लेते हैं यहाँ Q है, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस A दिया है, तो आपको बोल रहा है कि इस चार्ज पर, ऐसे तो किसी पर भी पूछा था क्योंकि सिमेट्री से पता चल रहा होगा इस सब पर बराबर फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड। अभी चलो मान लेते हैं कि इस पर फोर्स देखना है, तो कैसे दिमाग क्लिक करेगा? इस पर फोर्स, पहले देखो यहाँ 2 चार्ज है कि 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे कि अगर इस पर निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी सब के कारण उस पर फोर्स दिखाएंगे और रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, चलेंगे, तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इस पर फोर्स देखना है तो कौन कौन लगाएगा? ये और ये। तो देखो फोर्स छूटने का सवाल नहीं है। बहुत तरह बच्चा क्या होता है कि मैकेनिक्स में क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, कोई फोर्स से छूट जाता है, तो वैसा छूटेगा नहीं, बस जिस वे में करते हैं ना सोचने उसी वे में सोचिएगा। यहाँ 3 4 जगह है, तो किसी पर भी पूछेगा तो उस पर 2 फोर्स लगता हुआ रहेगा। 4 चार्ज रहता तो किसी पर भी पूछता तो क्या होता? 3 फोर्स लगता हुआ रहता। तो अगर हमको इस पर फोर्स कैलकुलेट करना तो इसको छोड़ करके ये दोनों है, तो ये दोनों इस पर लगाएगा, तो पहले इसके कारण देखेंगे, और इसके कारण तुम इस पर देखोगे तो कूलम्ब ना लग जाएगा, तो ये बना होगा। दोनों के कारण एक साथ इस पर देखोगे तो कूलम्ब लगेगा। कूलम्ब का केवल 2 के लिए होता है, तो दोनों के कारण एक साथ इस पर नहीं देख सकते हो। समझ क्या बोल रहे थे? इस पर अगर फोर्स देखना है तो ये दोनों लगाएगा, तो एक एक करके दिखाएंगे। तो इसके कारण इस पर देखना है तो दोनों पॉइंट टच होगा कि नहीं, तो ये उस पर फोर्स किधर लगाएगा तो सेम टाइप का रिपेल करेगा। तो ये समझना है कि ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और F का वैल्यू हो जाएगा Q1 Q2 दोनों बराबर है बाई A स्क्वायर। इस पर इसके कारण उधर, इसके कारण
तो ये भी क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, उतना ही होगा। अब बोलो यार, तो क्या है कि यहाँ समझिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये ऐसे है ये ऐसे है, ये भी क्या हो गया कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये सब आया ना। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नहीं चलाएगा इस पर फोर्स, हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो F और F है, बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो F नेट आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो डायरेक्ट हो जाएगा क्या कि F और F है 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट हो जाएगा रिजल्टेंट √3 F, ये हो जाएगा √3, F का वैल्यू होगा KQ² कहां दिक्कत लग रहा है आपको बताइए। अदरवाइज क्या है कि कंपोनेंट तोड़ने हो चाहे √a² + b² + 2ab cos थीटा लगा रहे हो तो बोला चाहो बताया था ना कि दो बराबर रहेगा वेक्टर, माइनस 60 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट √3 के बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल से चलते आप जाएंगे क्लियर होता जाएगा। चलो एक स्क्वायर दिया हुआ है, या चलो पहले एक ट्रायंगल का ही और बना दो, ठीक है। चलो ये -q है, ये भी -q है और ये q, हमको जो है इस पर फोर्स देखना है, तो पहले बताओ इस पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इस पर फोर्स देखना है तो कौन कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा, दोनों कारण के साथ देखिएगा अलग, तो पहले इसके कारण देखते हैं, तो ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये उसको रिपेल करेगा। अच्छा ये चीज समझना, ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, लेकिन हमारा इंटेंशन इस पर फोर्स देखना, इस पर नहीं, तो ये इस पर लगाएगा ये भी इस पर लगाएगा, लेकिन हमारा इंटेंशन इस पर फोर्स देखना है, तो केवल इस पर फोर्स दिखाएंगे, इस पर फोर्स नहीं दिखाएंगे। ये सिस्टम वगैरह का बात किया था मैकेनिक्स में, समझ में आया क्या बोल रहे कि ये इस पर उधर लगाएगा तो ये इस पर इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये बात सच है, मगर अभी हमारा इंटरेस्ट इस पर फोर्स निकालने में, इस पर फोर्स जो लगा वो निकालने में नहीं, तो फोर्स हम लोग इस पर दिखाएंगे, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना इसे, और ये F का जो वैल्यू होगा, ये चलो F1 लिख देते हैं, वो किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड बाय इसके बाद साइन लिखोगे, डायरेक्शन में तो दिखाइए नहीं, मैग्नीट्यूड का K Q1 Q2 माइनस में छोड़ देंगे। अच्छा माइनस ये प्लस हो गया है, हम लोग माइनस को छोड़ चुके हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के बाद देखा डायरेक्शन में फिर नहीं दिखाया बाय a², इसके कारण इस पर दिखा दिया, काम हो गया। इस पर अगर आपको दिखाना है तो इसको छोड़ के जो है सब बेकार रहती है, इसके कारण दिखाना दिए, अब इसी कारण 5 बार नहीं देखा जाए, ये समझिए, इसके कारण, तो इसके कारण क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा इस डायरेक्शन में खींचेगा, और फोर्स कितना लगेगा, तो इसको F2 बोल देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, K Q1 Q2, तो फिर हो जाएगा Q² बाय a²। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, हमको दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस पर फोर्स देखना, तो इस पर फोर्स देखना है तो दो फोर्स है, सबसे पहले तो दो फोर्स लगेगा, सबसे पहले यही देखना कितना फोर्स लगेगा, उसके बाद में देखना कि उतना ही लगाए हो ना, बोलो यार, तो 3 चार्ज है, एक पर फोर्स देखना है, तो वैसी बात है कि इसको छोड़ के सब लगाएगा, ये दोनों इस पर लगाएगा, अब ये दोनों इस पर लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड इतना हो गया, मैग्नीट्यूड इतना हो गया, देखो तो अच्छा एक चीज समझना, ये वाला एंगल है 60 डिग्री इक्वेटर में, तो ये 60 है, ये ऐसे है, तो ये समझ में आ गया होगा, कॉमन सेंस से बात है कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। तो अभी देखना एक फोर्स इतना है, दूसरा फोर्स इतना है, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट बीच से पास करेगा और रिजल्टेंट भी उतना ही हो जाएगा, दो का मैग्नीट्यूड बराबर आता है और एंगल कितना
कितना है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी उतना ही ना हो जाता है। वेक्टर में बताया है ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि एफ नेट कितना हो गया, डायरेक्ट एफ के बराबर हो गया, जो भी है ये लोग मैग्नीट्यूड बराबर ना हो गया जी, ये बराबर हो जाएगा किसके, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी में उलझे हुए नहीं रखना कि रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो नौटंकी हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और बोलो यार ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जांपल से गुजरते जाइए, आपका दिमाग खुलते जाएगा कि ऐसा 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 है, एग्जांपल से ही खुलेगा। थ्योरी क्या होता है ना, बस खाली एक बार बोल दिया जाता है कि जब प्रॉब्लम बनाया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा बताया गया था, बाकी क्लियर होगा एग्जांपल से। चलो अभी ऐसा है ठीक है, हमको क्या करना है कि चलो इस पर फोर्स देखना है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा पहले ये बताओ। 3 फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो 3 फोर्स इस पर लगेगा, लगाते हैं। तो पहले इसके कारण देखें, तो ये है प्लस में, ये है प्लस में, साइड से मैं क्या करेगा, रिपेयर करेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा, ये भी इसको करेगा, लेकिन हमको इस पर फोर्स देखना है, इस पर नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये इसको रिपेयर करेगा। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, a q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इसके कारण देख लिए, इसके कारण देखोगे तो ये दोनों भी साइन सेम है, रिपेयर करेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। और f का वैल्यू कितना हो जाएगा, a q1 q2 बाय a स्क्वायर, बाद में हाइट लग जाने लगेगा, ऐसे आपको दिखने लगेगा। ये दोनों फोर्स बराबर है क्या, मैग्नीट्यूड भाई, डायरेक्शन तो अलग अलग है, फिर क्या छोड़ो, अभी हम बोले कि बराबर लग गया उसको सपोज। अभी कौन है, इसके कारण है, तो इसके कारण क्या, ये समझ में आ रहा है कि जो दोनों को लाइन मिलाएगा उसी के अलावा होगा, तो किससे तरफ फोर्स है बता चुके। छूट गया क्या, YouTube पर जाकर के आप देख लीजिएगा। समझा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, तो ये A है, ये A है, ये समझ में आता है ना कि ये √2 ये होता है। एक तो हो गया A, ये √2 ये आगे में रहना चाहिए आपको, ये नहीं कि सोच रहे हैं, बहुत सारा चीज याद रहना चाहिए। यहाँ देखो यही पर हम लिख देते हैं, ऐसे बेसिक मैथ में बताया ही जाता है। ये सब चीज याद रहना चाहिए छोटू कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, A है, A है, A, तो याद रहना चाहिए कि सेंटर से कॉर्नर का दूरी a/√3 होता है, और परपेंडिकुलर डालोगे ना इस पे, तो ये वाला जो होता है वो a/2√3 है। कैलकुलेट नहीं करने लगना बेवकूफ के जैसा। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, रटा हुआ होना चाहिए कि ये वाला कितना होता है a/√3 सेंटर से, ये वाला a/2√3। उसी ढंग से ये भी तुमको याद रहना चाहिए, तेजी में दिमाग में खाना कि ये a है, A, तो ये वाला डिस्टेंस a से निकल जाएगा √2, लेकिन हम बोल रहे उतना भी नहीं सोचो, तुमको ध्यान रहना चाहिए कि √2 है, बोल रहे जी। और सेंटर से कॉर्नर का जो दूरी हो, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आधा ना होगा ये, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए कि a/√2 होता है। तेजी में समझ आ रहा है कि नहीं, और परपेंडिकुलर डालोगे तो a/2 तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। तो ये सब याद रहना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, सोचना नहीं, सोचने लगोगे नोचने लगोगे। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कि इसको समझिएगा कि इस पर फोर्स देखना है, तो तीनों लगाएगा, तो ये इस पर उधर लगाएगा, ये इस पर इधर लगाएगा इतना से, और ये उस पर इधर लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर ना करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, k q1 q2, अब भाई ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। आइए समझ में आ रहा होगा कि ये वाला 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, बीच से काटता है। ये समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या है 45 डिग्री, ये भी क्या है 45 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, 45 डिग्री है। अब एम क्या हुआ, इस पर फोर्स निकालना है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर हो गया। अब क्या है कि तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। आइए देख रहे हो कि स्पेशल केस से पकड़ा गया कि ये बनाए थे स्पेशल केस 5 को, उसी टाइप का पकड़ना करेगा तुमको। तो ये एफ है, आप बीच से ना है, तो ये समझ में आया कि एफ और एफ का रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और वो √2f के बराबर होगा।
तो इस दोनों का रिजल्टेंट जब लिख दिए तो ये दोनों काय बोल जाएगा, यही ना बच्चा जी। तो √2f इधर है और f1 इधर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब इसी में क्या होता है, बच्चा कंपोनेंट तोड़ने लगा, नोटंकी कर रहा, तो वो असर नहीं करना। रिजल्टेंट इसीलिए पढ़ाया गया आपको, दो चीज एकदम तेजी में होना चाहिए। रिजल्टेंट है तो कैसे तेजी में डील करना है, और नेट जीरो है तब दिमाग में क्या क्या चल रहा है वेक्टर में, ये दो चीज एकदम फास्ट होना चाहिए। बता चुके हैं वेक्टर में, समझ आ रहा है। f नेट कितना हो जाएगा बताओ तो, √2f प्लस f1। अरे ये तीनों का नेट, तो इस दोनों का नेट तो इधर हो जाएगा, मिडिल से पास करेगा। क्लास में करना है इस तरह का वेक्टर में, तो ये हो जाएगा √2 और f का वैल्यू कितना था, aq² प्लस f1 का वैल्यू हो जाएगा aq²। किसी को डील कर दीजिएगा तो चल आएगा, कोई दिक्कत है aq² कॉमन करके जो भी होगा आप कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसमें रिजल्टेंट निकालना दिक्कत हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉब्लम, तो वेक्टर में प्रॉब्लम। वेक्टर में कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बात पढ़ाने से पहले ना, जब 12th स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर एक बार इसीलिए पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है वेक्टर का बहुत जरूरत पड़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली कैपेसिटर करंट में जरूरत नहीं पड़ता है। और बोलो जी, किसी को दिक्कत लग रहा है इसमें रिजल्टेंट में? रिजल्टेंट एकदम फास्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से गुजरते जाओ, अपने ही क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ए क्यू है, क्यू चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि सपोज करिए कि इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज करके कि इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इस पर कौन कौन लगाएगा, ये और ये तीन लगाएगा, तो तीनों का पहले अलग देखिए। ये इस पर किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा q1/a², तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार। ये इस पे किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये हो जाएगा q1/a², इसको भी f से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये इस पे किधर लगाएगा, ये नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इधर में खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, और f कुछ भी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, k माइनस q होगा, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन तो फिर खाली रख लिए, ये हो जाएगा k q into q, तो कितना हो गया बाई ये √2 है ना, स्क्वायर, ये हो जाएगा k²। अब एक तरह से क्या हो गया कि इस पर इस तीनों के कारण क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अरे बोलो जी, तो अब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट है, ईवीएस में सब कैसे पढ़ाए थे, यही सब आएगा ही आपको, तो ये आप ये समझना है कि 45 डिग्री, ये भी क्या तो समझिएगा। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, पहले बराबर मैग्नीट्यूड वाला निकाल लेंगे, तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये m और m है, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और f का हो जाएगा कितना, √2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ये √2 किधर हो गया, पहले तीन का निकाला था, तीन दोनों का समेट किधर कर दिए। ये वाला समझ में आ रहा है कि इसके जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि ये भी मिडिल से ना पास करेगा। अरे बोलो यार, समझ रहे हो, तो हम खाली कर रहे हैं, बाकी आपको अपनी लग रहा होगा कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो दोनों बराबर है, उसका रिजल्टेंट ये वाला इधर हो गया। अभी दोनों उल्टा में आ गया कि नहीं आ गया, डायलेमा है, उल्टा में है या नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है वेक्टर में सब कुछ कर दिया गया। अब इन दोनों का चाहिए किधर है, ये किधर है, तो रिजल्टेंट घट करके वो हो जाएगा, किधर होगा, तो जो भी ज्यादा होगा उसी साइड में, तो इसका वैल्यू कितना हो गया इसको तुम देख सकते हो, तो √2 f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k²/a², ये वाला है k²/a² into √2, ये वाला है, ये वाला कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या नेट जो होगा वो कितना होगा बताओ तो, किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन, ये बराबर हो जाएगा √2 k²/a² माइनस ये हो जाएगा k²/2a²। इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, चल हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए।
गया है? चलो और कुछ एग्जांपल देखिए। वेक्टर में अब दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत हो गई। चलो यहाँ पर क्यू दिया है, क्यू दिया है, क्यू दिया है, और यहाँ पे चलो क्यू ही मान लीजिए, क्यू दिया हुआ है। नहीं बता रहे थोड़ा और इसके सेंटर पर जो है वो माइनस क्यू दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी पर भी देख सकते हैं, हम इस पर देख रहे हैं, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स नेट कितना फोर्स लगेगा उस पर। सबसे पहले ये बोलना है कि कितना के कारण लगेगा, चार इसको छोड़ के सब लगाएगा तो चार है तो चारों लगाएगा। और बोलो यार तो इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये किसके बराबर होगा, ये क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसके कारण इस पे उधर लगेगा, इसके कारण इस पे किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। f का वैल्यू हो गया a क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसके कारण किधर लगेगा, तो इसके कारण किधर लगेगा, रिपेल ना करेगा। किसके कारण कितना लगेगा बताओ। तो ये जो जा रहा है क्या मीडियम से जाएगा a क्यू स्क्वायर बाई रूट 2a का स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, सब फोर्स दिख गया नहीं, क्योंकि इसके अलावा चार इसमें चार दिखना चाहिए, तीनों कारण देखा, इसके कारण दिखेगा, इसके कारण इसमें किधर लगेगा, इस लाइन पर लगेगा। समझ में आ रहा है, ये तो उल्टा होगा, समझ में। और ये किसके बराबर होगा बताओ तो, q1 q2 में मैग्नीट्यूड लगे q स्क्वायर बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a बाई 2 होता। सोचने नहीं लगना a अंदर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 2a उसका आधा, तो ये ऐसे नहीं करना उल्लू जैसा। समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस जब बाई रूट 2 हुआ ना, इसका स्क्वायर करेगा तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर में क्या चल जाएगा 2 चल जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इधर तो क्लास में बता चुके हैं जानबूझ करके इस ढंग का, क्योंकि बार-बार तुमको यहाँ भी दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड में सब जगह ऐसे दिखेगा। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, पहले क्या करेंगे, बराबर मैग्नीट्यूड वाला से डील कर लेंगे। ये समझ आ रहा होगा कि ये f और f का रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, ये भी मिडिल है ना, ये समझ में आ रहा होगा कि ये हो गया रूट 2f। यस सर, अरे बोलो यार, आप कहीं को दिख रहा है 1 2 और 3, तो इस दोनों का रिजल्टेंट तो इधर में जोड़ के इसका इधर है ना, नेट अगर उधर करोगे तो इस दोनों को जोड़ के इसको घटा दो। यस सर, अरे बोलो यार, तो क्या हो जाएगा f नेट कितना हो जाएगा बताओ तो, f नेट कितना हो जाएगा, तो इधर ना जोड़ोगे रूट 2 और f का वैल्यू a स्क्वायर प्लस ये समझ में आया कि इधर इतना हो गया, ये इतना है, कि दोनों का नेट उधर होगा ना जी, माइनस 2 a क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसी को डील कर लीजिएगा यार, अरे बोलो जी, इसको a क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो मतलब बहुत बच्चा टाइप का है, लेकिन यही से कहानी स्टार्ट होता है। तो रूट 2 प्लस हाफ माइनस 2 को कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 को कर दीजिएगा। अब इसी को जो भी करना रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रिजल्टेंट में उलझ रहे हैं तो फिर बड़ा नौटंकी सब बता चुके हैं जी। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है 60 डिग्री रहेगा रूट 3 है, तुरंत एकदम बोलना है 90 डिग्री रूट 2 है 120 डिग्री है, अगर a है तो समझ में आ रहा है कि नहीं। और 2 से ज्यादा रहेगा तो अगर बराबर मैग्नीट्यूड वाला रहेगा पहले उसका निकाल लेना, फिर तीसरा साथ निकालना, सब बताया कि नहीं बताया। तो 1 से ज्यादा रहेगा 4, तो समझ में आया कि कैसे डील करते हैं, और भी देख सकते हैं आप। चलिए देखिए हम ऐसे ही सब बाद में प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे कि बिना पेन उठाए ही तुम बना सकते हो, लेकिन अभी तत्काल देखो ये Q है, ये Q है, ये Q है मान लो, और सेंटर पे या ऐसा कर देते हैं, यहाँ माइनस Q कर देते हैं, और चलो यहाँ पे Q। हमको बताना है कि इस पे सेंटर वाले पर कितना फोर्स लग रहा है, या सेंटर पर है, ठीक है। ये दिया हुआ, क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले किस पर फोर्स देखना है,
इस डायरेक्शन में लगाएगा और कितना हो जाएगा ये वाला बताइए। तो k q1 q2 ये दूरी का स्क्वायर, तो वो दूरी कितना होता है a/√3 का स्क्वायर, a/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ a² √3 का स्क्वायर 3 जो ऊपर चल जाएगा ये इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसके कारण हो गया उसको कुछ नहीं। फिर ये लगाएगा इस पर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा। अच्छा ये देख सकते हैं कि k इसको हम f बोल देते हैं, ठीक है। k दिस इनटू दिस बाई इतना का स्क्वायर, तो वही तो वहां भी किए थे। तो अगर इसको f से किए थे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, तो इसको भी f से कर सकते हैं। तो बात तो उतना ही ना हो जाएगा k q इनटू q बाई a/√3 का स्क्वायर। यहां वही होता, अगर अलग होता तो अलग नाम देते। इसके कारण देखिए तो क्या होगा k q इनटू q, अब आई यही वाला a/√3 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा होगा कि इसके कारण किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा f ही हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब तीनों का रिजल्टेंट निकालना। तो ये ज्योमेट्री आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए कि ये हमारा एंगल कितना होता है, अगर इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री होता है। और यहाँ समझिएगा सेंटर से जब सेंटर को जब कॉर्नर से आप मिलाइएगा ना, तो ये एंगल 120 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि रेगुलर पॉलीगन का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आप खाली याद रखिएगा ना कि टोटल 360 है ना, तो 3 भाग में बटा हुआ है 120 हो गया। ऐसे तेजी में ध्यान रखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मिलाइएगा तो 120 डिग्री होगा। अरे ये थीटा ये थीटा ये थीटा, 3 थीटा मिलकर 360 किया ना, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो यार, तो वो पता रहना चाहिए पहले से। अरे बोलो, ये वाला जो जाएगा तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो फिर हो रहा होगा ना, इसी का रिजल्टेंट निकालना। ज्योमेट्री में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, याद रहना चाहिए। तो इसको क्या किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, तो ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला ऐसे है, ये ऐसे। अरे बोलो जी, और ये भी ऐसे है, तो ये समझ में आ रहा है कि 120 डिग्री होगा पूरा। तो ये वाला होगा 60 डिग्री, समझ में आ रहा है? नहीं पता चलता है। तो ये समझ में आया कि ये वाला 60 डिग्री होगा। क्या दिक्कत है? ऐसे और ऐसे 120 है, अगर यहाँ से तो जाएगा ना तीसरा से, वो बाइसेक्ट करे, समझ आ रहा है? और ये वाला एंगल कितना होगा बताओ तो? ये भी 60 होगा। ऐसे और ऐसे इधर से जा रहा है और कॉर्नर से मिला करके बाकी से करो तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये 60 डिग्री भी क्या है 60 डिग्री। तो तीनों का रिजल्टेंट तो निकालना है आपको। तो ये समझ में आया कि इस दोनों के बीच में ये पड़ा हुआ है और इस दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो ये F और F, इस दोनों का रिजल्टेंट भी समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में F ही हो जाएगा। तो दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ नहीं, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर है। हम जानते हैं कि 120 होता है, ये 60 हो गया, बाइसेक्ट करता है। और ये भी 120 है, ये वाला 60 हो गया। तो अब हमको इस तीनों F का रिजल्टेंट निकालना है, जिसमें से इस F और इस F के बीच में 3 का जब भी लेकर पहले देख लेना, 2 का रिजल्टेंट तो रहेगा कि तीसरा तरफ जा रहा है। तो इस F और इस F के बीच का, इस F और इस F का जो रिजल्टेंट होगा जो इधर जाएगा और उसका वैल्यू F होगा क्योंकि 120 है। एक तरह से में आया कि F नेट कितना हो गया 2F के बराबर हो गया। और इस दोनों का नेट F आया को इधर F है भी ना, 2F के बराबर हो गया। ये हो गया 2 और F का वैल्यू इतना था 3kq² बाई a²। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, समझ में आया? चलो आगे देखो, देखो कुछ एग्जांपल देख लो। ये Q है, ये Q है, ये भी Q है। यहाँ पर भी ये Q, ये सब सवाल जो है ना आगे आपको बिना पेन टच किए हुए बनाइएगा ना तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी सिंपल ढंग से बनाते हैं, बाद में डायरेक्ट आप बता जाएगा तो जीरो लगेगा। लेकिन अभी देखते हैं। तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इस पे ऊपर उधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है F। और ये कितना, ये होगा K Q Q, ये दिया हुआ है ये, ठीक है। तो a/√3 का स्क्वायर करेगा तो जो भी होगा इसके साथ, ये नहीं लग रहा है कि इसके साथ भी वही हो जाएगा संयोग से K Q Q। अब आइए इतना का स्क्वायर इधर हो जाएगा कितना F होगा कि नहीं होगा?
और इसके कारण इस पे कितना लगेगा फोर्स उस डायरेक्शन में। ये भी एफ ही हो जाएगा संयोग से, क्योंकि के क्यू क्यू ये दूरी का स्क्वायर तो सब में बराबर है, क्यू भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, ये हो गया एफ। इसके बीच में एंगल कितना 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। इसको दो ढंग से आप जीरो सोच सकते हैं, सुनना समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ बना दे रहे हैं, उसके बाद इसको दो ढंग से आप जीरो बता सकते हैं, समझ रहे हैं। ये एफ है, ये एफ है, और ये भी क्या एक चीज के बाद का एफ, ये एफ है, ठीक है। ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो एक तो क्या है कि पहले आप दो का, हालांकि वैसे सोचना ज्यादा अच्छा नहीं है, एक दूसरे बेस भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल देखो तो एफ और एफ, तो इस दोनों के बीच में 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एफ के ही बराबर होगा। एफ और एफ है, 120 डिग्री, रिजल्टेंट भी एफ ही होगा। ये समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे ना है, अरे ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसे है तो इसी लाइन पर जो बाइसेक्ट करता है इसको, तो समझ में आया कि दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके जस्ट अपोजिट में ये वाला है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ये दोनों बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा, तो एफ नेट क्या हो गया जीरो। अरे बोलो यार, आगे एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाएगा, बताइए नहीं जी, ये समझना है कि एफ नेट जीरो होगा, लेकिन ये स्मार्ट मेथड नहीं। याद रखना है वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो वेक्टर में बताया भी जाता है। अगर गलती छूट गया हो तो देख लो यार, समझना है आपने, ऐसे बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर कितना वेक्टर उससे मतलब नहीं, किसी भी पॉइंट पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक्ट करे, समझ आ रहा है कि नहीं, चाहे वो कितना भी हो, 4 हो 5 हो 6 हो, उससे नहीं मतलब है, बस क्या होना चाहिए कि एंगल बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए जितना वेक्टर एक्ट कर रहा है उसका, और एंगल भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो सिमेट्रिसिटी से नेट जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ नेट वेक्टर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, एफ है मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल कितना 120 डिग्री, पेन चलाने का जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है। ये 120 के साथ केवल है, कभी भी यहाँ देखो, ये कोई भी चीज है, यहाँ देखो ऐसे आगे प्रॉपर्टी में जरा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ पे क्यू क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर तुम किसी को रख दियो, किसी को भी रख दियो, चलो माइनस क्यू को तुम रख दिए, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, ये है। तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, आप फोर्स होगा के क्यू क्यू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इसमें नहीं आपको याद करना है, पेंटागन में डिस्टेंस नहीं याद करना है, बस केवल ये है कि जो भी होगा उतना ही इधर भी होगा। ये समझ में आ रहा है कि ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं सब कुछ, के क्यू क्यू और डिस्टेंस जो भी होगा एक स्क्वायर बोल रहे हैं, ये बराबर होगा जी, और एंगल बराबर होगा कि नहीं सब में। तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्टली आप एफ नेट कितना बोल सकते हैं जीरो। बाद में हम कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे, अभी पहले ये समझ लो। क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो हो गया, एक छोटा सा सवाल कर लो, हालांकि सबसे पहले यही करना चाहिए, लेकिन कैसे कैसे उतारोगे समझ आ जाएगा ना। तो एक छोटा सा ऐसे ही बच्चा टाइप का सवाल कि ऐसे कर लेते, यहाँ पर क्यू रख दिए, यहाँ भी क्यू रख दिए, यहाँ -2 क्यू रख दिए, चलो ये ए है, ये हमको क्या करना है कि इस पर फोर्स कैलकुलेट करें। तो उस पर कौन कौन लगाएगा बताओ, दोनों लगाएगा, तो ये इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू क्यू, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पर दिक्कत लगा है क्या, तो इस पर एक ये लगा दिया, और कौन लगाएगा ये इस पर लगाएगा, किधर ये की डायरेक्शन में लगाएगा, बोलो जी, इसको f1 बोल दे रहे, तो f1 का वैल्यू हो जाएगा के क्यू, सॉरी इसको ना, अरे इसके कारण इस पर देखे, दोनों को सोचे
इसके कारण इस पर देखने थे, इसको इस पर सोचेंगे। k q और 2q तो हो गया 2q स्क्वायर बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या है, रिलेटिव निकाल लेना है। तो ये बात आपको लग रहा होगा ज्यादा नहीं ज्यादा, यहाँ से आ गया k स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, बोलो जी इधर k स्क्वायर बाय a स्क्वायर, इधर k स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, तो ये किस डायरेक्शन में k स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आया ना, ये अपने कितना हो जाएगा f माइनस f1, बोलो जी कुछ है ना ऐसे नंबर के, यहाँ कितना हो गया k स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो अभी ये सब बेसिक चल रहा है, लेकिन शुरुआत में ये अपना जानना है। कोई दिक्कत लग रहा है रिजल्टेंट वाला में, अगर आपको वेक्टर में दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। बस ये चीज है कि ज्योमेट्री वगैरह में जो भी बताया गया है एकदम याद रखिएगा, समझ आ रहा है, हमरा पेट के ही नहीं जो सोचना है, बोलो जी ये ध्यान रखिएगा। और ये वेक्टर का प्रॉपर्टी भी होता है, यहाँ लिख लीजिएगा खाली आप कि किसी पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर इक्वल एंगल पर इंक्लाइन है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो नेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ो, अभी तुम मेरी याद उसको रखो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और एक सवाल करो, एक काम करो, उसके बाद याद रखो यहाँ q है माइनस q, ऐसा देते माइनस q है माइनस q है माइनस q, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ रखा हुआ, चलो q रखा हुआ, इसका a है साइड लेंथ। हेक्सागन में एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा चलो कि साइड लेंथ a होता है तो सेंटर से डिस्टेंस भी a हो जाता है। ये याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, ये देगा ना हेक्सागन में ये पता चल जाता है, ऐसे ऐसे होता है कैलकुलेटर तक के बाद आता है ये बोलो यार, लेकिन वो ध्यान आपको रख लेना पूरी। तो आपको बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर फोर्स करा निकालने के लिए तो दिखाएंगे इस पर सबके कारण, इससे कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये बात समझ में आया, कितना लगेगा k q ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला यही के बराबर होगा हेक्सागन, ये हो गया f, हम यहाँ f को लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा k q बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला इसके बराबर होगा, तो a स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बोलो यार, ठीक है। अब क्या होगा, ये किधर लगाएगा इस पर, ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट ना होता है, ये हेक्सागन में ऐसा होगा। कभी भी एक इवेंट नंबर ऑफ साइड होगा ना, तो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर का अपोजिट होगा, इवेंट नंबर होगा तो ऑड नंबर होगा तो अपोजिट नहीं होगा, बोलो यार, तो इवेंट नंबर है साइड के ऑड नंबर, हेक्सागन में इवेंट है तो क्या होगा कि अपोजिट होगा, अपोजिट जानना चाहिए ताकि उसका यूज कर सके। ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये समझ में आया किसका वैल्यू f होगा, क्यों, क्योंकि k q आई, इसका स्क्वायर करिएगा। चलिए इसके कारण देखिएगा तो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो जी, तो कितना होगा f होगा, इसके कारण बोलो तो इस डायरेक्शन में कितना होगा f होगा, बोलो k q है इस डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर इसके कारण देखोगे तो इस डायरेक्शन में f लगेगा, इसके कारण देखोगे तो उस डायरेक्शन में और f लगेगा। अब यहाँ देख सकते हो कि इधर 2f इधर 2f इधर 2f और एंगल 120 डिग्री हो गया, इसमें कैसे करोगे 120, ये समझना, इसमें ये होता है कि ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, अरे जितना साइड रहेगा तो बीच वाला होगा ना 360 डिग्री पाइए। कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, साइड इसका जोड़ है, माने इसमें अगर n साइड, ये सब बेसिक ज्योमेट्री है, तो क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव कॉर्नर को सेंटर से मिलाइएगा तो ये थीटा किसके बराबर होता है, तो 360 डिग्री बाई n के बराबर होता है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हेक्सागन है तो दोनों कॉर्नर को आप सेंटर से मिलाइएगा तो कितना होगा, तो 360 डिग्री बाई 6 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। छोड़ो उससे नहीं मतलब है, तो 2f और 2f नहीं लग रहा है कि बराबर बराबर एंगल पर है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ f नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया ना कि बराबर लग
यहाँ पर हम क्यू देते और यहाँ पर माइनस क्यू थोड़ी जीरो हो जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आई होप एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो तो कोई बोलो जी। ठीक है, तो बता दीजिए इसको।